हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी। चलिए ठीक है दोस्तों, आज हम बिहार एसएससी का साइंस का सेट नंबर 18 एपिसोड डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें टोटल 40 क्वेश्चन रहेगा। पहले क्या कि खुद से प्रैक्टिस कीजिए और 40 में कितने लाते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग मैथ का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जीएस सॉल्यूशन एक न्यूज़ चैनल है। इस चैनल का लिंक जो है आप कमेंट में पिन किया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से आप जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपका मैथ का प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, क्योंकि एक चैनल पे 2 वीडियो अपलोड 1 से 2 से ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। तो आप जाकर वहाँ से जीएस सॉल्यूशन में आप वहाँ पर मैथ का प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। अभी वहाँ पर प्लेटफॉर्म का चल रहा है, ठीक है दोस्त। चलिए तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चलिए ये रहा आपका पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे साफ साफ लोग को दिख रहा है, ठीक है। चलिए बताइए इसका फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कहता है कि जब बर्फ को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होता है। जल का आयतन आपसे पूछा जा रहा है कि जल का आयतन पहले क्या होता है उसके बाद में क्या होता है, ठीक है। तो देखिए घनत्व क्या होता है, आपको पता है कि जल जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। उसका घनत्व जो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो जब घनत्व मैक्सिमम होगा इसका मतलब देखिए 0 से क्या होगा, 4 डिग्री तक क्या होगा, आयतन क्या होगा, पहले घटेगा और 4 डिग्री के बाद फिर आयतन क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले आयतन क्या होंगे, घटेंगे यानी डिक्रीज होगा, उसके बाद इंक्रीज होगा। तो राइट आंसर अब यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसमें जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि आपको बताना है इसका रीज़न क्या होता है। तो याद रखिएगा, जब पानी जो है आइस में कन्वर्ट होता है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसका मतलब उसका एयर बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पानी जमने पर क्या होता है, फैलता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है, क्योंकि विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है, क्यों विभक्त होता है। तो याद रखिए, जब किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरते हैं तो सब कलर का क्या होता है, अलग अलग विचलन होता है, यानी सबका अलग अलग क्या होता है, तरंगदैर्घ्य होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन देखा तो यहाँ पर डी हो जाएगा, क्योंकि विभिन्न रंगों के किरणों का विचलन क्या होता है, अलग अलग होता है। क्यों अलग अलग होता है, क्योंकि विभिन्न रंगों का जो वेवलेंथ होता है यानी तरंगदैर्घ्य क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 कहता है हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा। तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका सी यानी काला दिखाई देगा। याद रखिए काला दिखाई देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 कहता है कुछ परिवहन वाहनों में अतिरिक्त पीली बत्तियां होती है, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। पीला प्रकाश कोहरे को भेदता है जिससे सड़क साफ दिखाई देता है, अतः कोहरे वाली रातों में पीली बत्तियां काम आती है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने के कारण क्या होता है। तो एक होता है कोहेसिव, एक होता है एडहेसिव। एडहेसिव का मतलब होता है संजन बल। तो यहाँ पर संजन बल क्या होता है, कम होता है, ठीक है। यानी संजन बल कम होने यानी संजन बल कम होता है और कोहेसिव फोर्स यानी ज़्यादा, यानी संजन बल क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसीलिए क्या होता है, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर नहीं चिपकता। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द। अब बताएं किस तरह डायरेक्शन में घूमता है। तो पृथ्वी जो है वेस्ट टू क्या होता है, ईस्ट घूमती है, इसीलिए तुल्यकारी उपग्रह जो होगा वो भी क्या होगा, वेस्ट टू ईस्ट, यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 कहता है कि पराध्वनि विमान उड़ते हैं। पराध्वनि विमान जो है वो उड़ते हैं, कैसे उड़ते हैं, ध्वनि की चाल से उड़ते हैं, नहीं। ध्वनि की चाल से कम चाल से उड़ते हैं, ये भी नहीं होगा। ध्वनि की चाल से अधिक चाल से होती है, सही हो जाएगा, ठीक है। तो जनरली एक मैक नंबर होता है, याद रखिए मैक नंबर होता है। मैक नंबर के अकॉर्डिंग क्या होता है, वे एरोप्लेन क्या करते हैं, उड़ते हैं, यानी ध्वनि की चाल से, ठीक है। चलिए ध्वनि की चाल से अधिक चाल से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है एक ऊंचे इमारत से एक गेंद
9.8 मीटर प्रति सेकेंड के त्वरण के साथ एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है तो 3 सेकेंड के बाद उसका वेग क्या होगा। तो देखिए, जब किसी इमारत से गिराया जाता है तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो आपको पता होगा v इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, u प्लस जी टी होता है। u प्लस क्या हो, यहाँ पर जी टी हो जाएगा। तो ये जीरो होगा तो बचा सिर्फ आपका क्या, g और t बचा। मतलब 9.8 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना होगा, 8 24 के 4 हो, 9 27 से 2 29 यानी 29.4। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो गया आपका, सी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है पावर शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट है। क्या होता है, वाट होता है। तो आपको बताना है कि वाट का क्या फार्मूला था। तो अब देखिए, वाट का मतलब नहीं पावर, पावर का यूनिट है तो पावर का फार्मूला क्या होता है, तो ऊपर वर्क होता है, नीचे क्या होता है, टाइम होता है। क्या होता है, ऊपर वर्क हो जाएगा, नीचे आपका क्या हो जाएगा, टाइम लिखा आता है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये देखना है कि W/T जब इसको आप कन्वर्ट कीजिएगा, इसको कन्वर्ट आपको यूनिट में कीजिएगा तो यहाँ पर 10 का राइट आंसर आपका सी आएगा, यानी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब आएगा। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है कि 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब जो किसके समतुल्य है। तो याद रखिएगा 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये 0.1 बार के बराबर है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है कि एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट पे बताना। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा सी बाई क्या होता है, 100 होता है, और उसके बाद क्या होता है F माइनस 32। अब भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर कितना होगा, 180 होता है। ठीक है, तो आपको सी का वैल्यू दे रखा है तो सी यहाँ पर आ जाएगा। तो सी यहाँ पर 60 लिख दीजिए, पहले 0 से 0 काट दीजिए। ठीक है, उसके बाद 5 से काटिए, 5 दूना 10, 9 से काटिए। ठीक है, 5 से इसको फिर काटिए, कितना बार में जाएगा, तो 12 बार में जाएगा। 12 से फिर 9 में कितना होगा, 9 से गुना 12 9 108 हो जाएगा। 108 इज इक्वल टू क्या होगा, F माइनस 32। अब ये 32 जब इधर है तो प्लस हो जाएगा, यानी 108 में अगर आप 32 जोड़ दीजिए तो कितना होगा, 0, यानी 140, यानी 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है। वायु में ध्वनि का वेग आपको बताना है। ताप के बढ़ने से घटता है, नहीं ताप के बढ़ने से घटता नहीं, ताप के बढ़ने से क्या होता है, बढ़ता है। ताप के घटने से घटता है नहीं, ताप के घटने से क्या होता है, वो भी घटता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा कुछ बात नहीं यहाँ पर, ताप के घटने से क्या होता है, घटता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 कहता है मैक अंकों का, मैक नंबर बोल सकते हैं, मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। तो किसके वेग के संबंध में किया जाता है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी y1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 कहता है 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, कंपाउंड कहलाता है। जैसे हो गया सोडियम क्लोराइड, ये सब क्या है, कंपाउंड हो गया। चौक हो गया, चौक जिसका कैल्शियम नेम, कार्बनिक नेम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो ये सब क्या है, कंपाउंड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 कहता है कि विरंजन चूर्ण क्या है। तत्व है यौगिक के मिश्रण या अपरूप है। तो याद विरंजन चूर्ण जो है ये यौगिक जिसका फार्मूला होता है CaOCl, और उसके बाद ऐसे लिखा, या कहीं कि आपको ऐसे लिखागा CaOCl2 भी आपको देखने को मिलेगा, याद रखिए। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी विरंजक चूर्ण क्या है, एक तरह का कंपाउंड है, यानी यौगिक है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 कहता है निम्न में किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता। आपसे पूछा जा रहा है कि एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, हाइड्रोजन इसका राइट आंसर हो जाता है, हाइड्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 कहता है कि पॉन्जिट्रॉन की खोजकर्ता कौन, इसको किसने खोजा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एंडरसन इसका राइट आंसर हो, यानी एंडरसन इसका राइट आंसर
हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश यानी चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन की बात करें सबसे पहले तो यहाँ पर माइनस साइन वाला होना चाहिए, तो प्लस वाला तो दोनों खत्म हो गया। अब बचे यहाँ पर माइनस वाला, तो माइनस में पावर पे क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, यानी माइनस पावर पे भी माइनस, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा है तो ये तो प्लस में, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचा आपका कौन, तो ये वाला, यानी हो गया आपका माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, याद रखिए। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, यहाँ पर ए हो गया। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है निम्न में किस कारण निम्न में किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है, किस किरण की आयनन क्षमता जो है सबसे कम होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। गामा किरण की आयन क्षमता क्या होता है, सबसे कम होता है। अगर सबसे ज़्यादा पूछेगा तो बीटा का होता है, सॉरी अल्फा का होता है, उससे कम होता है बीटा का, और सबसे कम जो है आयनन क्षमता किसका होता है, तो गामा का होता है। ठीक है, लेकिन आपका वेधन क्षमता पूछता है तो वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो गामा का होता है, उससे कम बीटा का होता है और सबसे कम अल्फा का होता है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर है, खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पोलोनियम। ठीक है, पोलोनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका खोज किसने किया, तो मैडम क्यूरी ने किया था। कब किया था, 1898 ईस्वी में, याद रखिएगा। ठीक है, ये मैडम क्यूरी की अगर बात करें तो पोलैंड देश के निवासी हैं, तो याद रखिएगा उन्हीं के नाम पर पोलोनियम नाम पर है तत्व का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 22, बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है, बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिए यहाँ पर एक नाइटर बोलते हैं जिसको सोडा भी कहा जाता है। ठीक है, सोडा। ठीक है ना, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पोटासियम नाइट्रेट हो जाएगा, जिसका फार्मूला होता है KNO3। याद रखिएगा, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 कहता है निम्न में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अस्ट्रासियम और बेरियम इसका राइट आंसर हो जाए। 23 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है कि हड्डियों तथा दांतों में लगभग 50% क्या होता है। तो आपको पता है कि जनरली हड्डी और दांत जो है कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, तो 50% क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएगा, यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और आप लोग को पता है कि शरीर का कौन सा पार्ट सबसे मजबूत होता है, तो जबड़ा। याद रखिए जबड़ा जो है सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है श्वेत फास्फोरस कास्टिक सोडा के गर्म तथा सांद्र विलयन में अभिक्रिया करके बनाता है, तो क्या बनाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, फॉस्फिन गैस बनाता है। इसका फार्मूला होता है PH3 होता है। क्या होता है, PH3 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। दोस्त सेशन को लाइक करते चलिएगा। जो फ्रेंड चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं, बताइए। 26 का राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। ऑक्सीजन के साथ साथ उसमें क्या होगा, हीलियम होगा। याद रखिएगा हीलियम। हीलियम क्या है कि निष्क्रिय गैस है, याद रखिए निष्क्रिय गैस होता है। ठीक है, और हीलियम एक ऐसा गैस जिसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी जितने भी इनर्ट गैस होता है उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगर इनर्ट गैस में अगर बात करें सबसे हल्का गैस कौन होता है, तो हीलियम होता है। अगर ओवरऑल देखा है तो सबसे हल्का गैस कौन होता है, तो हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो याद रखिए ये सब फैक्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन पाया जाता है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे
28 कहता है कि इथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप जो प्लास्टिक बनता है वह है, कौन सा बनता है? तो 28 का राइट आंसर आपका डी हो, यानी पॉलीइथिलीन इसका राइट आंसर हो, यानी पॉलीइथिलीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका डी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है कार्बन टेट्राक्लोराइड को और किस रासायनिक नाम से जाना जाता है? तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? इसको पायरिन के नाम से याद रखिएगा, पायरिन के नाम से जाना जाता है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड का फार्मूला क्या होता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यह होता है CCl4, याद रखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बताइए, भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? भस्मों का जलीय घोल में कौन सा आयन होता है ये बताना है। तो अब देखिए, ये हो गया आपका भस्म, छाड़िए, तो आयन भी हम इजी होता है, इसको अलग कीजिएगा तो इस पर पॉजिटिव चढ़ेगा, हाइड्रोक्साइड पे नेगेटिव चढ़ेगा। तो अब देखिए कौन होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यहाँ पर देखिए माइनस और प्लस दे रखा, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर सी होगा। तो ध्यान रखिएगा अच्छे से, प्लस वाले नहीं कर दीजिएगा। ठीक है, तो 30 का राइट आंसर आपका सी हो गया। चलिए अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है बारूद का मिश्रण, यानी बारूद जो है किन किन चीज़ों का मिश्रण होता है? तो सबसे पहले ये भी याद होने कि बारूद क्या, कभी पूछ दिया कि बारूद क्या होता है? तत्व यौगिक मिश्रण, या इनमें से कोई नहीं, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो तत्व क्या होता है? मिश्रण होता है, भी याद रखिएगा। अब ये मिश्रण तो, लेकिन इसमें कौन कौन चीज़ का मिश्रण होता है? जिसमें नाइटर होता है, इसको सोडा कहते हैं, सल्फर और चारकोल, तीनों का मिश्रण होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 31 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है कि सामान्य अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड किसकी अभिक्रिया के कारण उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है किसकी अभिक्रिया के कारण उत्पन्न होता है? तो याद रखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का ये फार्मूला होता है जो हम लिख रहा हूँ, सोडियम बाइकार्बोनेट। और प्लस क्या होता है? सल्फ्यूरिक तनु, यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। जब ये रिएक्ट करते हैं तब जाकर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, यानी अग्निशामक में किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है पालक के, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है पालक के पत्तियों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आयरन की मात्रा जो है, यानी Fe की मात्रा क्या होता है? पालक में सबसे ज़्यादा होता है, और विटामिन ए की मात्रा भी सबसे ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी आंत जो है टाइफाइड से क्या होता है? प्रभावित होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 बताइए। कहता है आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होता है? तो दूरदृष्टि जब होता है तो उसको, दूरदृष्टि किसको बोलते हैं? जिसमें नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देता है, दूर को दिखाई दे, उसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। ठीक है, तो अब इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग किसके कारण होता है दूरदृष्टि? बताइए यहाँ पर राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, नेत्र गोलक का छोटा होना ही क्या होता है? दूरदृष्टि का कारण हो जाता है। ठीक है, और दूरदृष्टि को दूर करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है। अगर निकट दृष्टि दोष होता है तो कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है केंद्रीय औषधि शोध संस्थान स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है ये कहाँ स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले क्या कीजिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि 40 में आप कितने स्कोर कर रहे हैं। कम से कम 40 में आप 35 के आसपास होना चाहिए साइंस पेपर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन में यहाँ पर 37 बताइए। कहता है एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू जिसको कहा जाता है, विषाणु को निम्नलिखित में से निरूपित किया जाता है। इस विषाणु को किसके द्वारा निरूपित किया जाता है ये बताना है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 37 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा H5N1। याद रखिए H5N1 ये होता है बर्ड फ्लू का विषाणु का नाम है। अगर आपका स्वाइन फ्लू पूछा जाएगा, एक होता है स्वाइन फ्लू,
तो स्वाइन फ्लू के वायरस का नाम क्या होता है? तो होता है H1 और N1, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कैंसर के उपचार के निम्नलिखित में से कौन सा थेरेपी यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कीमोथेरेपी इसका राइट आंसर, यानी कीमोथेरेपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 39 कहता मुख्य में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? मुख्य में जो स्टार्च होता है उसका शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो 39 का राइट आंसर आपका बी हो जानी टाइलिन के द्वारा, याद रखिएगा टाइलिन के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि, यानी शरीर के लिए एंजाइम जो आवश्यक होते हैं क्यों आवश्यक होते हैं, इसका रीजन बताना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये जीव रासायनिक क्रिया को क्या करते हैं? उत्प्रेरक का काम करते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ 40 MCQ डिस्कस किया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सेट नंबर 18 आप लोग को बेहद पसंद आएगा। तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ 40 MCQ डिस्कस किया हूँ, जो सेट नंबर कितना था 18 बेहद पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, थोड़ा सा इससे भी बेनिफिट हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्त, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। और एक चीज़ और बोलना चाहते हैं कि मैथ का प्रैक्टिस सेट GS सॉल्यूशन एक न्यू चैनल है, उस पर कराया जा रहा है। इस चैनल का लिंक जो है कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्ट उस चैनल पे जा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जो भी वीडियो उस पर अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।